Okay, so today we'll discuss about different factors of absorption. Okay, and in different factors, we classified in three parts. You can see in this slide. First is physico-chemical factors. First is physico-chemical factors. Second is physiological factors, and the last one is the pharmaceutical factors. Also, dosage form related factors. Physico-chemical factors, it's all about the nature of drug. That means drug solubility, drug particle size, surface area, polymorphism, amorphism, pseudopolymorphism, salt formation of the drug, lipophilicity of the drug, pH, pK of the drug, and the last is stability of the drug. And the second is called physiological factors. It is related to the patient. First is related to the drug, second is related to the patient. That means age of patient, gastric emptying time, intestinal transit time, GI pH, disease condition, any pathological condition, blood flow through GIT, as well as the presence of other drug inside the body, presence of drug, presence of food, and द मेटाबॉलिज्म विच इज अकर इनसाइड द बॉडी. बहुत सारे मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होते हैं, आपको पता होगा, है ना. अगर कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर गई है तो उसको बाहर निकलने से पहले उसके अंदर एक मेटाबॉलिज्म होती है, ताकि वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव में कन्वर्ट हो, वहां से फिर एलिमिनेशन हो जाए. दैट मेटाबॉलिज्म मे बी inside the luminal, inside the gut wall, or bacterial, or sometimes hepatic first pass metabolism. And the last one, it is related to the dosage form. First is related to the drug, or you can say API. Second is the patient. Third is the dosage form. आप किस dosage form में patient को provide कर रहे हैं उससे related है. Okay. Disintegration time, especially for solid dosage form, tablet capsule. Dissolution time, manufacturing variables. That means अगर आपने टेबलेट बनाई है तो बहुत सारे एक्सिपिएंट यूज किया, अलग अलग एक्सिपिएंट के इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन. फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन. ओके, अगर आपके एग्जाम में आते हैं सिंपल क्वेश्चन, राइट द एब्जॉर्प्शन और डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो आपको ये सारे डिस्क्राइब करने होंगे. अगर स्पेसिफिक मेंशन है कि फिजिको केमिकल, तो ये वाले पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछा हुआ कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, तो आपको ये मेंशन करने हैं. इसमें से अगर आप छोड़ करके आपने इसको मेंशन कर दिया तो सेम है, फिर आपको नंबर नहीं मिलने. ओके, द फर्स्ट फैक्टर which comes under physicochemical is drug solubility and dissolution rate. ड्रग solubility सबको पता होता है, डिसोल्यूशन रेट भी सबको पता है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, राइट. कि कितनी मैक्सिमम ड्रग किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है एट पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, या पीएच भी है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. और किस रेट से बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर फ्लूइड पे वो डिसॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन रेट. दोनों आपस में कोरिलेटेड है एक दूसरे के, ठीक है. नाउ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट that occurs inside the body when you take any medicine, especially solid dosage form. जब आप कोई solid dosage form लेते हैं like tablet capsule, तो उसके साथ क्या हो रहा है आप देखो. solid dosage form like tablet capsule, the first step that happen inside the body is disintegration. और disintegration कहाँ पे होगा? जब किसी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा, ऐसे ही टूटना शुरू नहीं होगा, है ना. और आपको पता कि जब जीआई में जाता है तो जीआई फ्लूइड है, एक्वस इन नेचर,
वाटर इन नेचर। तो डिसइंटीग्रेशन के साथ में डी एग्रीगेशन, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, डी एग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। देन सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। देन स्टार्ट डिसोल्यूशन। ओके, dissolution means drug in solution form at the site of absorption. Okay, and then when drug comes in solution form, it has to cross any membrane so that it will reach to the particular organ. Okay, अब हम लोगों ने कई मर्तबा पहले भी और केमिस्ट्री में स्पेशली पढ़ा होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपके 4-5 स्टेप हैं, उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होते हैं दैट इज कॉल्ड RDS। ओके, नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रग। फर्स्ट इज कॉल्ड लाइपोफिलिक, सेकंड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। ओके, and we have 2 steps before reaching to the organ or particular organ। कोई मेडिसिन किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे जा रहा है, उससे पहले उसको 2 स्टेप पे जाने हैं। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड परमिएशन। जीआई ल्यूमेन के अंदर आपका फ्लूइड है, एक्वस इन नेचर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा, इट हैज टू क्रॉस जीआई मेम्ब्रेन सो दैट इट विल रीच टू ब्लड, और ब्लड से जिस भी पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाना है वो चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, राइट। सो वी हैव 2 स्टेप, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन। इसी बेसिस पर BCS क्लासिफिकेशन भी आता है ना, solubility and permeation, solubility as well as permeation। अगर ड्रग को यहाँ पे पहुंचना है तो उसकी solubility भी हाई होनी चाहिए और परमिएशन भी हाई होनी चाहिए। क्लास 1 ड्रग। ओके, नाउ यू हैव 2 टाइप्स ऑफ ड्रग। फर्स्ट इज कॉल्ड लाइपोफिलिक ड्रग। In case of lipophilic drug, dissolution will be slow because dissolution will happen inside the GI fluid, and the nature of GI fluid is aqueous in nature, and your drug is lipophilic. Do you understand? So dissolution will be slow step. So dissolution will be a rate determining step for hydrophobic drug. Is it clear? Second step is permeation. After dissolution, it has to cross the membrane, that is called permeation. For lipophilic drug, because the nature of membrane is lipophilic and the nature of drug is again lipophilic, it will be easily crossed. That means the rate will be faster. But in case of hydrophilic drug, it will be slow because the nature of membrane is lipophilic, and nature of drug is hydrophilic. Both are opposite. So here permeation will be rate RDS for hydrophilic drug. अब अगर MCQ में क्वेश्चन आते हैं, परमिएशन इज द RDS फॉर हाइड्रोफिलिक, लाइपोफिलिक, बोथ नन ऑफ दीज हाइड्रोफिलिक। सिमिलरली डिसोल्यूशन इज द RDS फॉर लाइपोफिलिक ड्रग। इज इट क्लियर? सो यही 2 स्टेप यहां लिखे हुए हैं विथ सम एग्जाम्पल। For poorly water soluble drug, poorly water soluble, that means lipophilic. Example, glycosylvin and spironolactone.
dissolution will be rate limited. Okay, and for highly water soluble drug, that means hydrophilic, permeation will be RDS. Example, chromylene, sodium neomycin sulfate. इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? दो स्टेप होते हैं, डिसोल्यूशन एंड परमिएशन. डिसोल्यूशन मतलब जीआई फ्लूइड में जाकर डिसॉल्व हो जाना. डिसॉल्व होने के बाद जो ल्यूमेन है, जो मेम्ब्रेन है, उसको क्रॉस करना. और मेम्ब्रेन का नेचर लाइपोफिलिक है. अगर ड्रग भी लाइपोफिलिक है वो इजिली क्रॉस कर जाएगा. दैट मीन्स रेट क्या होगा? फास्टर होगा. तो उस कंडीशन में जो डिसोल्यूशन है उसको आरडीएस मानेंगे. और अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो डिसोल्यूशन फास्ट होगा, परमिएशन स्लो हो जाएगा. तो उस कंडीशन में परमिएशन को आरडीएस मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट parameter is particle size and surface area. As we know, particle size is just opposite to surface area. If we reduce the particle size, surface area will be increasing. ये हमने कई मर्तबा पढ़ लिया हुआ पहले भी. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? There are two types of surface area. First is called absolute and second is called effective surface area. Absolute surface area is constant for any particular drug. You can increase or you can decrease the effective surface area only. And what is absolute surface area? The total surface area of any particular drug. And effective surface area, the area which comes in contact with the GI fluid. क्रिकेट की बॉल को एग्जाम्पल मानो, वो एक ड्रग है, रास्ते में कहीं पे फेंक दिया, वहां पे पानी लगा हुआ है. तो जो एरिया पानी से टच कर रहा है, जितना एरिया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव सरफेस एरिया. और जो टोटल बॉल का एरिया, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट. सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इफेक्टिव सरफेस एरिया. एब्सोल्यूट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके. सो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, नर्स इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन को मिला करके एक अलग साइंटिस्ट ने नया इक्वेशन दिया, नोइस-व्हिटने इक्वेशन. After merging of fixed first law of diffusion and Nernst equation, we have now new equation that is called Noyes-Whitney equation, and all terms are same as per जो हम लोगों ने कल देखा था fixed first law of diffusion except V. And what is V? Volume of dissolution media. जो पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर जितनी वॉल्यूम होगी उसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडिया. ओके. डी इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ए इज सरफेस एरिया ऑफ द डिसॉल्विंग सॉलिड एक्सपोज टू डिसोल्यूशन मीडियम, जितनी कांटेक्ट में आ रही है. ओके. इफेक्टिव. के इज पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन वाटर एंड ऑयल. वी इज द वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडियम. H इज द थिकनेस. एंड यहाँ पे क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. वहां पे GIT और प्लाज्मा के बीच में था, यहाँ पे स्टेगनेंट लेयर एंड बल्क ऑफ सॉल्यूशन. एक ड्रग है, वो किसी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहा है. जब ये कांटेक्ट में आएगा, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, डीएग्रीगेशन स्टार्ट होगा. तो ये जो लेयर है ना, ये अभी जो बिल्कुल टाइट बना हुआ लूज हो जाएगा और लेयर बिल्कुल इस तरह का फैल जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट लेयर, where the concentration of drug is maximum. ओके. टूटना शुरू हुआ, उसके जस्ट आउटर सरफेस पे एक लेयर है जहां पे कंसंट्रेशन ड्रग की क्या? मैक्सिमम है. और बल्क ऑफ सोल्यूशन तो आपको पता है टूट करके कहां पे आएगा? सॉल्वेंट के अंदर आएगा. दैट इज कॉल्ड बल्क.
So concentration difference between a stagnant layer and bulk is called concentration of diffusing drug molecule. इन दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है, अभी आपने सॉलिड लिया, पानी में डिसॉल्व किया, सॉलिड जैसे जैसे टूटना शुरू हुआ, जहां से टूट रहा वहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन पानी के अंदर आया, अभी कम है, धीरे धीरे वो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. ओके, CS माइनस CB. So, as I said, absolute surface area, total surface area of any solid particle, and effective surface area, the area which comes in contact with the dissolution media. Okay? So, micronization आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज. इससे क्या होगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन फास्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज polymorphism and amorphism. As we know, polymorph means more than one form of any drug. Okay, and amorph means without any particular form. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फ एक्चुअली किसके होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के. ओके, और इसके दो टाइप्स होते हैं, इनैंशियोमर और दूसरा monomer. Metastable represent high energy state as well as maximum aqueous solubility. तो solubility किसकी ज्यादा है, मेटास्टेबल की, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी स्टेट लो है. जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ऐसे भी तुम सोचो, जो ग्राउंड पे है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू जो एयर में, हवा में घूम रहे हैं, है ना. तो सिमिलरली इफ द एनर्जी कंडीशन इज लोएस्ट, इन दैट कंडीशन इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू मेटा स्टेबल. और ये सारे के सारे किसके फॉर्म है, पॉलीमॉर्फ के. ओके, एग्जाम्पल, क्लोरामफेनिकॉल palmitate has 3 polymorphs A, B and C. The B form show best bioavailability, that means maximum solubility, and A form is inactive biologically. Similarly, polymorphic form of 3 riboflavin is 20 times more water soluble as compared to form 1. Okay? तो जो मेटा स्टेबल है वो सबसे कम स्टेबल है. And in case of amorph, as we know, there is no internal structure. These show high energy state. किस कंडीशन में होता है वहां पे, मेटा स्टेबल में. जो हाई एनर्जी स्टेट है कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, एंड दे शो ग्रेटर एक्वस solubility as compared to crystalline form. Example, amorphous form of novobiocin is 10 times more soluble as compared to crystalline form. So when you write the order of dissolution or order of solubility, amorphous is maximum, then metastable, then stable. Okay? मेटास्टेबल में एनर्जी स्टेट मैक्सिमम, स्टेबल में एनर्जी स्टेट मिनिमम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन रेट इन केस ऑफ पॉलीमॉर्फ और एमॉर्फ. नाउ स्यूडो पॉलीमॉर्फ. स्यूडो का नाम ही पता, फॉल्स. अब इसका नाम क्यों स्यूडो पॉलीमॉर्फ पड़ा ये मैं बता दूं. जब क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ड्रग की या किसी मॉलिक्यूल की, तो चांसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद द ड्रग, जो सॉल्वेंट है उसके साथ हो सकता है कि कुछ पार्ट आ जाए, उसके वजह से जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा ओरिजिनल स्ट्रक्चर की वजह से. एक्चुअली ये कॉम्पोजिशन की वजह से नहीं हो रही है चेंज, ये किसकी वजह से हो रही है, जो सॉल्वेंट है वो आ गए इसके साथ,
तो यहाँ पे मेंशन है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रिस्टल ऑफ द सॉलिड एंड दीज शो सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सपोज कर लो एक ड्रग है ए, ठीक है, ये इस शेप में दिख रही है। जब हमने इसको फॉर्मुलेट किया उसी दौरान हो सकता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल या कोई सॉल्वेंट इसके आसपास अटैच रहे, थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है ओरिजिनल से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। So due to presence of solvent, this is called pseudopolymorph। यहां पे क्या सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है, ओके कोई सॉल्वेंट आ गया दैट इज कॉल्ड सॉल्वेट, और सॉल्वेंट की जगह पे वाटर आ गया दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट। स्पेसिफिकली अगर वाटर आ गया तो हाइड्रेट, और इसके अलावा कोई भी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेट। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नाउ इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रेट और दूसरा क्या है एनहाइड्रस, जिसमें वाटर अटैच है उसको हाइड्रेट बोलेंगे, जिसमें वाटर नहीं उसको बोलेंगे एनहाइड्रस। सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, एनहाइड्रस की, बिकॉज जो हाइड्रेट है वो ऑलरेडी कांटेक्ट में है सॉल्वेंट के, वाटर के, तो जो प्यास है इसकी ज्यादा होगी। ये तो इसके पास ऑलरेडी वाटर है थोड़ी सी, है ना, और इसी के जस्ट अपोजिट सॉल्वेट के कंडीशन में है। एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ थियोफाइलिन and ampicillin have high aqueous solubility, dissolve faster rate and show better bioavailability as compared to their monohydrate or trihydrate form. Monohydrate means one water molecule attached है, trihydrate means 3 water. On the other hand, non-aqueous solvate have greater aqueous solubility as compared to non-solvate. हाइड्रेट और एनहाइड्रस में एनहाइड्रस की ज्यादा, सॉल्वेट नॉन सॉल्वेट के केस में सॉल्वेट की ज्यादा। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेट ऑफ ग्लिसरोफॉल्विन आर मोर वाटर soluble as compared to their non-solvate form. नेक्स्ट इज सॉल्ट फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग। सॉल्ट फॉर्मेशन तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ जब हम लोग सॉल्युबिलिटी को इनहांस कर रहे थे। तो ये अंडरस्टूड है कि किसी भी ड्रग की अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो एक मेथड ये है कि उसकी सॉल्ट फॉर्मेशन आप बना दो, है ना। जो भी ड्रग है और उसकी सॉल्ट फॉर्म भी अवेलेबल है तो सॉल्ट फॉर्म की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू दियर पेरेंट ड्रग। ओके, क्योंकि ये मेथड है हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की सॉल्ट फॉर्मेशन में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेंशन है। Certain drug like aspirin and penicillin are prepared as buffered alkaline tablet. When the tablets are put into water and the pH of microenvironment of the drug is increased, which promote the dissolution rate. So buffered aspirin tablet have 2 advantage. First, gastric irritation and ulcerogenic tendency of the drug is greatly reduced. Second, in dry form, hydrolytic stability is better. And bioavailability is increased by increasing the dissolution rate. किसी भी ड्रग की अगर सॉल्ट फॉर्म अवेलेबल है पेरेंट ड्रग से उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पीएच पीकेए ऑफ द ड्रग, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ओके। एंड पीएच तो पता क्या होती है, व्हाट इज के ए, acid dissociation constant. That means if the value of Ka is high, what does it means? pH is low, and if
acid is stronger or weak? Stronger. That means it will dissociate faster. Okay. So after seeing the value of Ka, you can identify whether the drug is acidic or basic and whether the acidic drug is stronger or weaker. ये जल्दी डिसोसिएट करेगा बॉडी के अंदर या लेट में करेगा. अब जब आपको ये चीजें पता चल गई है कि अगर ये एसिडिक ड्रग है तो आपको उसी तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है. हमारे बॉडी के अंदर जब आप जाएंगे ऊपर से नीचे तो आपको एसिडिक इन्वायरमेंट भी मिलेगा और बेसिक भी मिलेगा. बेसिक कहाँ पे मिलता है? इंटेस्टाइन में. तो कुछ ड्रग जाकर के वहां पे भी एब्जॉर्ब होते हैं, है ना. जब आप एंटेरिक कोटेड करते हैं ना तो वो चीजें है. तो ऑन द बेसिस ऑफ Ka, सिमिलरली इन केस ऑफ बेसिक ड्रग Kb तो होगा. ये pH है वो POH माइनस log Kb. व्हाट इज Kb? Base dissociation constant. If the value of Kb is high, that means stronger is the base. It will dissociate faster. Okay? तो इसको देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो ड्रग का नेचर क्या है, एसिडिक है और बेसिक है और स्ट्रॉन्गर है या वीकर है. उसी तरह बॉडी के अंदर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसी के इक्विवेलेंट हमें इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करनी है. एसिडिक ड्रग स्टोमक में, बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन में मोस्टली यही होती है. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क.